उसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, ये सब डिस्कस कर लिया था, इजंट इट? Yes. हाँ, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्वेश्चन आता है कभी कभी बोर्ड्स में कि हेलाइड्स में अगर मैं बात करता हूँ, हेलाइड्स, ठीक है, हेलाइड्स में मैं अगर बात करूँ आपको, हेलाइड्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें सल्फर के हेलाइड की बात करूँ, तो सल्फर के हेलाइड कैसे बनेंगे? आइदर बेटा ये SF4 टाइप के बनेंगे, और ये आइदर SF6 टाइप के बनेंगे। ये दोनों ही पूछे जाते हैं कि Okay. SF4 भी बनेगा, और मतलब दो और भी बन सकता है। आप सल्फर के नीचे सेलेनियम भी होता है, तो सेलेनियम का भी F4 बन सकता है और SeF6 बन सकता है। ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। Yes. और बेटा अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d. sp3d हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाएगा। अगर Yes. अपन SF6 की बात करते हैं, ऐसे ही बेटा अगर आप SF6 की बात करेंगे, तो यहाँ पर बेटा ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। यह स्क्वायर बाइपिरामिडल इसे बोलते हैं। और बेटा यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3d2 हो जाएगा। Yes. Okay. अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है कि नया कोई एलिमेंट मतलब यहाँ पर लगे, क्योंकि सारे लोन पेयर और सारे बॉन्ड पेयर यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, ये बात आपको समझ आती है बेटा? Yes. तो एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑलरेडी मतलब सारे बॉन्ड पेयर यहाँ लगे हुए हैं, मतलब कुछ भी आप नया कुछ नहीं आ सकता है, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। Okay. बेटा क्योंकि अब कोई जगह ही नहीं है, कुछ मतलब सारे के सारे बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, इसलिए ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक, Stable. और ये एक्चुअली में स्टेबल नहीं होता है, ये एक्चुअली में स्टेबल नहीं होता है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ पर बचा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप एक्चुअल ज्योमेट्री इसकी देखेंगे, अगर आप इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा बेटा, इसकी इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री सीसा होती है। अगर आपने इस तरह की ज्योमेट्री पढ़ी होगी, AB, या आपने पढ़ा होगा AB4L, तो ये सीसॉ ज्योमेट्री होती है। तो आपको खैर इतना याद रखना है कि Yes. क्योंकि सारे के सारे बेटा इसके बॉन्ड ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल Stable. होता है। और इस पे ये भी है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये समझते हैं ना, इनके इनके बीच रिपल्शन बहुत होता है, तो कोई नया एलिमेंट आके नहीं लगना चाहता है, क्योंकि वो अगर आएगा तो अनस्टेबिलिटी पैदा कर देगा। ठीक है बेटा? Okay. तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल के बगल में आप स्टेरिक रीजन भी लिख सकते हैं, स्टेरिक रीजन के कारण। Okay. अब अगर बेटा मैं आपसे एक बात करूं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ये जनरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, H2O बेटा लिक्विड है, Yes. बट
H2S बेटा गैस है, तो क्या रीजन है ऐसा कि H2O हमारा लिक्विड है और H2S गैस है? देखो H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बेटा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जाहिर सी बात है बेटा, बट ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। Yes. और बेटा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ये लिक्विड स्टेट में आएगा। लेकिन हाँ. यहाँ कोई नो एच बॉन्डिंग है, यहाँ कोई एच बॉन्डिंग तो है नहीं है, और एच बॉन्डिंग नहीं है बेटा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इट्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना परफेक्ट नहीं रहेगा, इसीलिए वो गैस स्टेट में रहेगा। तो आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने आपको केवल ये बताया कि जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं, हेक्सा फ्लोराइड ये होते हैं, दैट इज योर हेक्सा फ्लोराइड्स, और ये स्टेबल होते हैं कि ऑल द बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बेटा, और स्टेरिक रीजन के कारण कोई नया एलिमेंट यहाँ पर अटैक नहीं करता है। आई होप आप समझ गए होगे। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बात करूंगा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हमें अलग से पढ़ना है। Okay, sir. तो सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन को अगर आप पढ़ते हैं ना तो ऑक्सीजन का लैब मेथड पढ़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई नया कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ना होता है कि उसको लैब में बनाते कैसे हैं। तो याद रखना है बेटा, लैब में अपन क्या करते हैं, बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करके हम लोग क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। यू कैन यू नो द फार्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट बेटा? KClO3. वेरी गुड। तो KClO3 को हम लोग हीट करते हैं, तो यहां पर बनता है बेटा KCl+O2 बनता है। अगर हम बैलेंस करने की बात करेंगे तो यहाँ देखो 2 कर लेंगे और यहाँ पर 3 कर लेंगे। आपको पता है बेटा ऑक्सीजन एक मतलब न्यूट्रल टाइप की गैस है, ये अब तो आपको शायद पता ही होगा। और Yes. इस पे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को हम लोग बाय हीटिंग ऑफ ऑक्साइड से ही बना देते हैं, Okay. बाय हीटिंग ऑफ ऑक्साइड से बना देते हैं, या कभी कभी सम टाइम परऑक्साइड से बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने HgO है, इसको हीट कर दिया तो बेटा यहाँ Hg+O2 बन गया, यहाँ प्लस परऑक्साइड Okay. कर दिया बेटा, सनलाइट डाल दी यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ H2O+O2 बन गया। और उसी का आप बता Yes. सकते हैं बेटा कि जो नीचे वाला रिएक्शन है वो क्यों स्पेशल है, व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी स्पेशल बेटा? Um. बेटा दिस इज द रिएक्शन which is known as Otto redox reaction or disproportionation reaction. Can you define what is Otto redox and disproportionation reaction? A disproportionate reaction is when it gets oxidized and reduced both. हाँ, means बेटा same element is getting oxidized and same element is getting reduced. Okay, Reduced. Yes. so it is a type of Otto redox reaction. So I think आपको याद रखना होगा कि कई बार पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा जिससे ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करते हैं, है ना। चलिए Yes. अपन अब बात करते हैं बेटा ऑक्साइड क्या होते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं, हालांकि ये सब चीजें पता है, ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी देख लेना है हमें ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बेटा बट ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं।
एक बेसिक ऑक्साइड, एक एसिडिक ऑक्साइड और एक न्यूट्रल ऑक्साइड। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं बेसिक ऑक्साइड की, तो सारे के सारे जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, सारे के सारे जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, लाइक आपने Na2O है, Basic. आपने CaO है बेटा, इसमें सिंपल है, वाटर ऐड कर देंगे आप तो ये NaOH बन जाएगा। तो ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ये जैसे CO2 है, इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो H2CO3 बन गया, तो सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड में आपको दो तीन ऑक्साइड याद कर लेने हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, Al2O, no. N2। So ये Al2O3 anesthetic है, right? यस, मैं उसको भी डिफाइन करूंगा, वो स्पेशल केसेस लिए उसको अलग से डिफाइन करना पड़ता है। Okay. और बेटा एक आपको कभी कभी पूछ सकते हैं, जैसे आप लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मान लीजिए कर रहे हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है, एक मेटल है मैग्नीज, उसका ऑक्साइड बेटा होता है Mn2O7। स्टिल बेटा ये मेटल है, स्टिल ये मेटेलिक ऑक्साइड है, फिर भी एसिडिक है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है बेटा। Okay. Yes. तो आप मैथ्स ऑप्ट किया है आपने कि बायोलॉजी? Maths. तो आप बेटा जेई वगैरह का एग्जाम भी नहीं देते क्या? Yes, sir. दिया था? Yes. कैसा रहा इसका स्कोर? So first attempt था और उस समय मैंने प्री बोर्ड्स चल रहे थे तो तैयारी नहीं हो पाई थी। और इस महीने भी मेरे प्री बोर्ड्स के समय हुआ तो मैंने दिया अच्छा नहीं। मैं गिविंग इट इन अप्रैल। अच्छा अच्छा। तो देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब अनुसिका क्या होता है बेटा, जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों का नेचर दिखाते हैं। एम्फो का मतलब क्या होता Okay. है? बोथ। एम्फो मतलब बोथ। तो जो एसिडिक ऑक्साइड का भी दिखाते हैं और बेसिक ऑक्साइड का भी दिखाते हैं, समय समय पर दोनों दिखा देते हैं। तो इसके लिए अब एक कोड याद करना है, वो बहुत काम आएगा। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ये सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं। Sb2O3, ZnO, As2O3, SnO2, PbO2 या PbO और Al2O3। Okay. सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, मतलब ये एसिडिक नेचर भी दिखा रहे हैं और बेसिक नेचर भी दिखा रहे हैं। कैसे दिखाते हैं, एक बार एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर आप रिएक्शन करते हैं Al2O3 की एसिड से, अगर आप Al2O3 की रिएक्शन करते हैं एसिड से, और आप Al2O3 की अगर रिएक्शन करते हैं बेस से, अगर आप बेस से रिएक्शन करते हैं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा AlCl3 प्लस H2O बन जाता है, और यहां पर NaAlO2 प्लस H2O बन जाता है। तो आप देख रहे हैं बेटा, एज द टाइम चेंजेस, जैसा कि टाइम चेंज हो रहा है, ये Al2O3 डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है। ये एसिड भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है, या मतलब बेस की तरह भी काम कर रहा है और एसिड की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है। Okay. Yes. अच्छा, कभी कभी मान लीजिए आपसे एक कंपाउंड में आपको बना के दे रहा हूं, मान लीजिए कभी जेई वगैरह के पेपर में पूछ लिया जाए, हालांकि बोर्ड्स पे तो नहीं आएगा, बट पूछ लिया जाए तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। आप देख रहे हैं बेटा, ये जो कंपाउंड है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देख पा रहे हैं? Yes. ये बनता कब है, जब Al2O3 रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में। जब बेटा Al2O3 रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में, किससे? Water. बेस से और एसिड से, मतलब एसिड से या बेस से रिएक्शन करता है, तो ये कंपाउंड बनता है। आपको यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि यहां पर एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है। आपको ये याद रखना है कि एल्युमिनियम का
मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकती है। या Okay. है एल्युमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो सकता है। कैसे हो Okay. सकता है, लेट सपोज देख लेते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। देखिए बेटा, एल्युमिनियम की अगर आप बात करते हैं, तो एल्युमिनियम को अगर मैं बनाऊं, तो मैं लास्ट ऑर्बिटल को ही बना रहा हूं, दैट इज 3s2 3p3 और यहां पर D. 3du भी होता है। ये होता है बेटा। अब देखो, आपको एक बात यहां पर समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए ये तो ग्राउंड स्टेट की बात है। अगर एक्साइटिंग स्टेट आई बेटा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको पता है जंप करके यहां पहुंच जाएगा। Yes. और अगर बेटा जंप करके यहां पहुंचा, तो आप समझ पाएंगे यहां पर कितने अब टोटल आप मतलब देख पा रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 5 हो सकता है। Yes. अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया है, लेट सपोज अगर मैंने ऐसे लिख दिया AlOH होल 4 यहां पर लिख दिया, आपको पता होगा एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, कुछ याद है आपको? 3 होता है। तो अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया AlOH होल और यहाँ पर 3 माइनस लिख दिया, यहाँ से बेटा एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही हैं, दैट इज 1s2 2s2 2p6 Yes. 2, 3s2 3P1. 3p1 3P1. p1। ओके, तो मैंने गलत बना दिया, यहाँ पर 3p1 वही होना चाहिए। एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब था बेटा 3p1 सॉरी, तो ये केवल 3s2 होगा, लिखेगा, और ये 3p1 होगा, और यहाँ पर डी होगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर इसको ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटिंग स्टेट में ले जाएंगे आप, तो ये ऐसे हो जाएगा, Yes. ये भी वैकेंट पड़ा हुआ। अब एक बात देखिए बेटा, यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगाने हैं, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इनकमिंग मोड में है। तो आप 3 Yes. इलेक्ट्रॉन इनकमिंग मोड पे लगा लोगे, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन आपने इनकमिंग मोड पे लगाए, और अब आपने देखे कितने नए बॉन्ड बना सकता है। ये देखिए कितने नए बॉन्ड बना सकता है, टोटल 6 न्यू बॉन्ड बना सकता है। अभी तो बॉन्डिंग होगी 1 2 3 4 5 6, और हाइब्रिडाइजेशन क्या देगा बेटा, ये sp3d2 देगा। ठीक है। Okay. Yes. तो मतलब इतना डिटेल में हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा रेडी रहना है इसके लिए कि भाई एल्युमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 क्यों होता है, क्योंकि एक तो कॉमन आपको आंसर लिखना ही होगा कि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। Okay. Yes. अब बेटा अपन बात करते हैं, ये तो ऑक्सीजन की पूरी बात हो गई, मैंने अच्छे से समझा दिया ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ओजोन की। ओजोन की, ओजोन में सबसे पहले बेटा आपको ओजोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओजोन में रेजोनेंस होता है, आपको पता है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर 2 RS बनते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड दिस इज दिस। ओके, कई बार ओजोन में बॉन्ड लेंथ पूछ लेते हैं बेटा, तो याद रखना है दोनों की बॉन्ड लेंथ ओ की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अगर ये ए है और ये बेटा बी है, तो ए इज इक्वल टू बी होता है, और इसका ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, आपको पता होगा ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है कुछ। Okay.
मतलब हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर, आपको पता है बेंजीन के हर एक मतलब बॉन्ड पे क्या है, हर एक बॉन्ड पे हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन आप Yes. दो तरह से बना सकते हैं। तो हाइब्रिड मतलब आप एक सर्किल बना देते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। इट इज द ओरिजिनल हाँ. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। Yes. तो आपको पता होगा बेटा, ओजोन एक गैस होती है जो स्ट्रेटोस्फीयर पे मिलती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें आपको पता नहीं होंगी, आई थिंक ये पता होंगी, ठीक है। Yes. अब बेटा बात करते हैं कि ओजोन को, ओजोनाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां पर बनाते हैं, याद रखना है, कहीं अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, हालांकि एनसीईआरटी ने इस बात को नहीं दे रखा है, बट ओजोनाइजर हो सकता है कभी पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ओजोनाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां से बनाते हैं ओजोन को। और Okay. ओजोन होता क्या है, मतलब ओजोन गैस का मतलब फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो आपको पता होगा बेटा, ये यूवी लाइट को क्या करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में हमें डायरेक्टली हमारे तक आने से रोकती है, ठीक है। Oh, yes. और अगर ये डिप्लीट करती है तो हमारा नुकसान होता है। तो डिप्लीट क्यों करती है, पहले बात तो हम इसका रीजन देखेंगे। और ये बनती कैसे है बेटा, तो याद रखना है कि नॉर्मली अगर हम ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ओजोन बन जाएगी। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और एक चीज आपको याद रखना है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे बनती है, और ये जो डेल्टा एच होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है। मतलब Endothermic. हम ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब Okay. जो याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओजोन से रिलेटेड बेटा, वो क्या है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ओजोन क्या होता है बेटा, थर्मोडायनेमिकली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अच्छा क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे, ओजोन क्या होता है, देखिए ओजोन होता है ट्वाइस O3, आराम से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन बना देगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, मैंने जस्ट Yes. उल्टा रिएक्शन लिख दिया है बेटा ऊपर वाले का। और हाँ. यहां पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यस और नो। Yes. बेटा अगर वहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव तो यहाँ पर डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जस्ट वी आर जस्ट रिवर्सिंग द रिएक्शन। हाँ. Yes. ओके। अब क्या होता है, अगर बेटा यहाँ पर मैं डेल्टा एस की बात करूं, तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, उसी का क्या बता पाओगे। The entropy reduces. नहीं, एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, क्यों, Oh, sorry. क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, तो एंट्रोपी तो बढ़ रही है। Okay. Okay. Yes. हम्म। अब देखो आपको एक फार्मूला पता है गिब्स एनर्जी चेंज का, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो देखो बेटा ये निगेटिव है, माइनस टी इंटू ये निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, सॉरी 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 सॉरी, ये पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी बेटा हमारा क्या हो गया, निगेटिव, Negative. निगेटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। Negative. यस और नो। Yes. अब ये क्या हो गया, डेल्टा जी निगेटिव हो गया। अब डेल्टा जी निगेटिव हो गया मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, Yes. ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर बेटा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ओजोन क्या चाहेगा, ओजोन चाहेगा कि भाई यहां पर गिब्स एनर्जी निगेटिव हो गई है, बिकॉज हियर द गिब्स एनर्जी इज निगेटिव, सो आई कैन इजिली इंटर कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन। ओके। Okay. अब बेटा ओजोन अगर निगेटिव हो गई है, और सॉरी ओजोन की गिब्स एनर्जी निगेटिव हो गई है, तो आसानी से ये क्या करेगा, आसानी से ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, ये एनर्जी स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन, Hmm. हम कह सकते हैं कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। Okay. और याद रखना है ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी होगी। क्या बता सकते हो Okay. रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज डेल्टा एच इज अ नेगेटिव,
और डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो हीट बहुत इवॉल्व होगी। Okay. यस और नो? Yes. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा लॉजिक। अगर आप इतना लिख दोगे तो एग्जाम में आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपको किसी थ्योरी की नीड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके पीछे Okay, sir. Yes. स्टेटमेंट भी जरूर लिख देना, और ये इसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट के बाद ये पूरा रीजन लिख देना, All right. ठीक है। अब बेटा अपन बात करते हैं ओजोन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हमें लोग थोड़ी देर पहले देखा बेटा, ओजोन क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ये ऑक्सीजन में टूट जाएगी और ये ऑक्सीजन देता है। आपको पता होगा बेटा, इस बिग ब्रैकेट पे जो हम लोग ऑक्सीजन लिखते हैं, दैट इज योर नेसेंट ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, पता है ना इस बात को? Yes. तो ये हमारी नेसेंट ऑक्सीजन होती है, और ये जो बेटा नेसेंट ऑक्सीजन हमारी होती है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होती है। और अनस्टेबल अगर होती है बेटा तो हम क्या करते हैं इसको, ये इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है ओजोन। ओजोन गैस हमारी बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है। अब बेटा ये क्या करेगी, ये ऑक्सीडाइज करेगी, बहुत लोगों को ऑक्सीडाइज करती है। मान लीजिए मैंने लेड सल्फाइड ले लिया, अगर आपने रिएक्शन की बेटा ओजोन से, तो यहाँ पर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ओजोन का 0 है बेटा। तो यहाँ पर ये लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है और अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेती है। तो यहाँ पर बेटा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +6 हो गया, और ओजोन का ऑक्सीजन का 0 हो गया। 0. Okay. तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर ये अपने आप को क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, ठीक बात है ना? हाँ, okay. सॉरी सॉरी सॉरी, अपने यहाँ सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रही है, मैं उल्टा बोल गया, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रही है, ये देखिए सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रही है, That was oxidizing. Yes. ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए और भी केस आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने लेट सपोज कभी आयोडीन लिया, आयोडाइड लिया किसी भी मेटल का, और इसमें ओजोन डाला आपने, तो बट ऑब्वियस सी बात है आयोडाइड को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगी और अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो एक बार आप एक काम करना, मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूं, I- प्लस O3 इज इक्वल टू I2 प्लस O2। ये रिएक्शन मैंने लिखा है बेटा, इसका आपका होमवर्क है बेटा, इस रिएक्शन को आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लेना है। Okay. इसको आपको बैलेंसिंग आती है ना, बेसिक एसिडिक मीडियम की आपको? Yes, yes. हाँ, तो इसको बेसिक मीडियम में आप एक बार बैलेंस करके लिख लेना जरा। Okay. अब मान लीजिए बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका आंसर क्या होगा? Why बिकॉज oxygen is a वाई partial ओजोन oxidizing agent? वाई ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा? Oh, okay. Because of the so I don't know how to board में कैसे लिखना है, मुझे पता हाँ है, but I don't know how to write it in a way कि board में. देखो, because we know that ozone is a powerful oxidizing agent because beta on decomposition ozone gives a nascent oxygen or molecular oxygen, because it is providing the molecular oxygen which is used to be which is used as an oxidizing agent, or which can be used as oxidizing agent, okay बेटा? Okay, okay. ओजोन को डिकम्पोजिशन के बाद हम लोग क्या मिल रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन बन रहा है, और आपको पता है द मटेरियल व्हिच प्रोड्यूसेस द नेसेंट ऑक्सीजन दे आर मोस्ट और वी कैन से मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके? Okay, okay. Understood. ओके ओके। अब बेटा एक बात यहाँ पर हमें और करनी चाहिए कि ओजोन का जो ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर ये एंगुलर होता है, और यहाँ पर जो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है,
तो बॉन्ड पेयर 117 होता है। एक्चुअली बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है, सॉरी लोन पेयर है, इसके कारण ये जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल बेटा वो 117 ही होता है। क्योंकि आपको पता है जब भी लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल अपने आइडियल से कम हो जाता है। ठीक है, कम। हाँ। चलो ये तो बात रही बेटा आपकी ओजोन की। ओजोन फैमिली मैंने हमने कंप्लीट कर ली है बेटा। अब अपन आते हैं सल्फर, सल्फर पे आ जाते हैं। तो सल्फर के कुछ कंपाउंड्स देखेंगे। देखो अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो हमें नॉर्मली तो क्या लगता है कि सल्फर मतलब ऐसा ही मिलता होगा एस फॉर्म में, लेकिन ये गलत है। सल्फर बेटा हमें नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है वो S6 होता है या S8 होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। ओके। और ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बता देता हूं आपको बेटा, सल्फर बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में मिलता है। सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं अल्फा सल्फर और दूसरे को बोलते हैं बेटा अपन बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर जो होता है बेटा इसे हम लोग रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, और ये बेटा हमारा जो होता है उसे हम मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। आपको पता है बेटा ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? उनके स्ट्रक्चर। हाँ, मतलब जो लैटिस के टाइप होते हैं, 7 क्रिस्टल टाइप होते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज सॉलिड स्टेट में। बेटा यस। वही से लिए गए हैं। अब जैसा कि मैंने बोला बेटा सल्फर S6 और S8 फॉर्म में मिलता है, तो देख लेते हैं S6 और S8 फॉर्म में कैसे मिलता है बेटा। S6 फॉर्म में एक्चुअली ये कुछ ऐसे मिलता है, और अगर हम S8 फॉर्म की बात करेंगे बेटा, सॉरी बेटा मेरे एंड पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर। तो देखो S6 तो ऐसे बनेगा बेटा, और S8 आपका ऐसे बनता है। कुछ इस टाइप का बनता है। ओके। ठीक है, तो ये S6 हो गया। ये आपको, आप कई बार इसे हम लोग चेयर फॉर्म भी बोल देते हैं, हाँ, चेहरा मैं वही बोलने वाली थी। और इसको अगर सही से आप बनाएंगे तो ये बोट होता है। ओके। ठीक है, खैर इतना डिटेल में तो नहीं आपसे पूछा जाएगा। और एक बात हाँ पूछ सकते हैं आपसे, ये क्वेश्चन आ जाएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ अब। वाई सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, वाई सल्फर, मतलब सल्फर में S2 मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभी, वाई S2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ऐसे पूछ सकते हैं कभी कभी। तो बेटा आपको पता है पैरामैग्नेटिक नेचर कब होता है, कब देता है कोई कंपाउंड? जब वो कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो आपको पता होगा ऑक्सीजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर Yes. आपने 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी बेटा, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के पास पाई स्टार 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2p y में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली सल्फर भी तो ऑक्सीजन का ब्रदर है, सल्फर भी तो ऑक्सीजन का भाई है बेटा, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। Yes. बिकॉज बेटा सल्फर या S2 कंटेन one unpaired electron, or we can say unpaired electron in pi star 2px1 and pi star 2py1। या बेटा इसे आप एक बात और जानते होंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। आपको पता है जहां भी स्टार लगता है वहां हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। Bonding orbital. तो बेटा इन Yes, एंटी sir. बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है, इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण ये पैरामैग्नेटिक हो रहा है। आप लिख पाओगे इसको? सर आप एक बार बता सकते हैं कि ये लिखना कैसे? बिकॉज इट तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। it contain unpaired electron in anti-bonding orbitals। ओके बेटा, ओके। और ये जरूर लिख देना कि कहां पर, एग्जाम्पल करके लिख देना कि यहां पर मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। तो बेटा ये तो सल्फर का जनरली इंट्रोडक्शन हो गया कि सल्फर के दो फॉर्म होते हैं, एक तो रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक, अल्फा बीटा जिसे बोलते हैं। और सल्फर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो दो स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है बेटा, आइदर वो S8 के फॉर्म में और आइदर वो S6 के फॉर्म में। और सल्फर आपका पैरामैग्नेटिक बाई नेचर होता है, बिकॉज इट जस्ट लाइक वी हैव ऑक्सीजन एंड इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कोई करेक्ट। दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब बेटा अपन सल्फर के कंपाउंड की बात करते हैं। एक कंपाउंड हमारे सिलेबस में है सल्फर का, और वो कंपाउंड है बेटा हमारे पास SO2। आपको पता है बेटा SO2 का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है? गैस। और गैस है बेटा, और याद रखना ये ऐसी गैस है जो बहुत ही पंजेंट ऑर्डर की होती है। यू नो व्हाट इज पंजेंट ऑर्डर? बैड स्मेल। बहुत ही मतलब बहुत ही फॉल और या बहुत ही बैड स्मेल की होती है बेटा। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो अगर मैं हाँ। स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो देखिए ये SO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और बेटा इसका रिजोनेटिंग भी तैयार कर लेना है आपको, क्योंकि आपको रिजोनेटिंग तो बनाना ही आना ही चाहिए। तो बेटा ये रिजोनेटिंग हो जाएगा। और अगर मैं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके। नो सर। आपको पता है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये बेंट शेप का है, ये बेंट शेप का है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ कि सल्फर को कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाते कैसे हैं, तो प्रिपरेशन मेथड जो सबसे कॉमन प्रिपरेशन मेथड है बेटा वो क्या है कि सही, बिल्कुल सही बात है कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करा देंगे तो ये SO2 बन जाएगा। ओके। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बेटा इसको स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बनाते हैं। अगर आप कभी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे बनाते हैं, अगर आप कभी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि SO2 कैसे बनता है सल्फर से। अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करते हैं तो आप एक बात आपको याद रखना है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर से बनता है। ओके। ओके, व्हाट इज रोस्टिंग बेटा? कैन यू डिफाइन रोस्टिंग? Is it like heating? नहीं नहीं, हीटिंग तो नहीं बोलेंगे, बट ये बोलेंगे आप कि रिएक्शन ऑफ सल्फाइड ओर विथ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। Okay. जैसे मान लीजिए आपके पास एक सल्फाइड ओर है, लेट सपोज आपके पास ZnS है, आपने O2 से रिएक्शन कर दिया तो यहां पर बेटा बन जाएगा ZnO प्लस SO2। आपके पास FeS2 एक आयरन का ओर है बेटा, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया तो यहां पर बन जाएगा आपका
Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड प्लस SO2 बन जाएगा। दैट इज द रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब है कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Okay. और आपको याद रखना है बेटा, ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग बोलते हैं आयरन पाइराइड। आपको याद रखना है, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं आयरन पाइराइड। कई बार पूछ सकते हैं कि आप लोग आयरन पाइराइड से कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि आपने मेटलर्जी नहीं पढ़ी इस साल बेटा, इस ईयर मेटलर्जी अगर पढ़ते तो आपको याद होता है आयरन पाइराइड के बारे में। डोंट वरी, लेकिन आपको याद रखना है बेटा कि ये ऐसा होता है, ठीक है। Okay. Okay. Yes. अब अपन एक बात करते हैं बेटा, जो SO2 गैस होती है ना, ये हल्का सा एसिडिक नेचर रखती है, हल्का सा एसिडिक नेचर रखती है। और बात भी सही है, क्यों रखती है बेटा? क्योंकि Metal. क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो एसिडिक नेचर को Okay. रखना इसका मतलब इसका धर्म है, इसका काम एसिडिक नेचर रखना, ठीक है। अगर बेटा ये एसिडिक नेचर रखती है तो क्या करेगी? बेस से रिएक्शन करेगी। मान लीजिए मैंने यहां पर बेस से रिएक्शन करा दी, तो आपको पता है जब भी बेस और एसिड मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो Na2SO3 बन जाएगा प्लस वाटर। बैलेंस कर लो बेटा इसे। Okay. ये आपकी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इजंट इट बेटा? Yes. अच्छा, और मतलब क्या हो सकता है, थोड़ी सी और चर्चा करनी नहीं है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। +4. सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है बेटा? +6. +6 मैक्सिमम होता है, वेरी गुड। सल्फर का मिडिल में आ रहा है, ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। याद रखना है बेटा आपको अनुशिका, या शायद आपको पता भी होगी ये बात, अगर कोई भी एलिमेंट अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो बेटा ऑलवेज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और अगर इन मिडिल होता है, बीच में कहीं होता है बेटा, तो ये बोथ का काम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही अच्छी चीज Okay. मैं आपको बता रहा हूँ। तो बताओ मुझे Okay. आप मुझे बताओ बेटा, SO3 किसकी तरह काम करेगा? SO3. SO3 will be oxidizing agent. नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे Sir, हैं, फिर से सुन। SO3 या SO2? SO2 बेटा। SO2 would be both reducing agent and oxidizing agent. पक्का? Yes. ओके, यू आर राइट, ये दोनों की तरह काम करेगा बेटा। बहुत सही बात, अच्छा आपने बताया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग भी है। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग है तो क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा, देखिए कैसे ऑक्सीडाइज करेगा। मान लीजिए बेटा SO2 की रिएक्शन हो गई, O2 से हो गई, तो इसने SO3 में कन्वर्ट कर दिया। Yes. देखो SO3 में कैसे कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहाँ पर O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। सॉरी, तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग नेचर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया। अपने आप को yes. Yes. अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया कि नहीं किया? Yes. ठीक है। और मतलब इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया इसने, ठीक है। Hmm. अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, एक बात करूं आपसे कि जैसे आपके पास दिया गया है Fe3+, और मान लीजिए आपने लिया हुआ है SO2, और यहां पर बन रहा है Fe2+ बन रहा है, सॉरी, और यहां पर बन रहा है SO4 2-। क्या आप बता सकते हो यहां पर SO2 का नेचर क्या है?
SO2 का is नेचर? nature. Okay. हाँ, Whether it's oxidizing agent or reducing agent, यस right? यस यस. So it's oxidizing agent. कैसे? क्योंकि वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है. कैसे कर रहा है और बताओ जरा मुझे. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो जरा दोनों जगह. ओके, वहाँ पे सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे उसका 4 है एंड इधर it's 2 minus. 4 plus to 2 minus. नहीं, यहाँ पर +6 है. यहाँ पे +6. सॉरी हाँ मैंने. तो सल्फर बेटा अपने आप सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन का Oxidation. हो रहा है. यहाँ पर आयरन का +3 है और यहाँ पर आयरन का +2 है. ओके. तो बताओ मुझे यहाँ पर किस नेचर की तरह काम कर रहा है? ये रिड्यूसिंग नेचर की तरह काम कर. Reducing nature. अगर बेटा मैं लिख देता हूं इसे Fe3 प्लस SO2 इज इक्वल टू Fe2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस, तो आप कह सकते हो ना ये एसिडिक बिहेवियर मतलब कि सॉरी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है. यस और नो? Yes. ओके. आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. ये आपका होमवर्क है बेटा, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वाटर लगाना होगा, तो आपको बैलेंस करना है कि क्या होगा. ऐसे ही अगर मैं एक रिएक्शन और लिखूं Okay. बेटा आपके सामने, यहाँ पर लिखूं H2S प्लस SO2 इज इक्वल टू, और इसको मैं बदल देता हूं. मान लीजिए मैं इसको बदल देता हूं H2S को SO3 कर देता हूँ. नहीं SO3 नहीं कर देता हूँ, मैं इसको बदल देता हूँ S, और इसको मैं कर देता हूँ वाटर पे कर देता हूँ. मान लीजिए वाटर. अब बताओ यहाँ पर बेटा SO2 का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ SO2 हियर? Oxidizing agent. वेरी गुड. यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. Yes. तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है. ठीक है, ठीक है बेटा. Yes. ओके. तो आपको फाइनली ये बिहेव हो गया और ये बिलीव हो गया बेटा, सॉरी बिलीव हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की तरह काम कर सकती है. आइदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और आइदर ये रिड्यूसिंग नेचर भी है. एक रिएक्शन और लिखता हूं, देखते हैं कि आप बता पाते हो कि नहीं. SO2 प्लस MnO4 माइनस इज इक्वल टू SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस. चेक करो बेटा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या है. Reducing agent. क्यों बेटा? SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और हम्म. SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है. और तो फिर मैग्नीज में क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीज में चेंज देख लो. मैंगनीज में ऑक्सीडेशन नंबर +9. ओ नहीं And नहीं, +9 नहीं. फिर से चेक करो. +9 नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन नंबर. कभी +9 किसी का नहीं होता. sorry. 1 second. +7 and then 2 plus. तो Okay, तो बेटा मैंगनीज खुद को रिड्यूस कर रहा है. वेरी गुड, खुद को रिड्यूस कर रहा है. आपके पास एनसीईआरटी है बेटा अभी हाल में? यू आर हैविंग Yes. एनसीईआरटी? प्लीज ओपन करो इसे जरा. Yes. सल्फर में आओ जरा. सल्फर ग्रुप में ओपन किए हुए हो आप? मेरे में पेज नंबर 180. हाँ अब yes. सल्फर जहां पे दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, वहां पे आओ जरा. Yes. इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7.20.
7.21 Okay. एंड 7.22। एक बार देख लो जरा, Okay. तीनों क्वेश्चन देख लो एक बार। Okay. बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं सर आपको, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ है आपके, हाँ एक्वस वो तो एफी सॉल्ट। एक्वस मतलब यहाँ पर पानी लगा लेना और उसको बैलेंस कर लेना, बस इसीलिए मैंने होमवर्क में जानबूझ के दिया था आपको। ठीक है, ओके सर। मैंने रिएक्शन लिख दिया, आपको केवल बैलेंस करना है और आई होप आप ओके कर लेंगे। यस यस। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ एसओ बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल, आर द टू एसओ बॉन्ड आर इक्वल। तो व्हाट कमेंट यू पॉजेस, आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? आर दे इक्वल? लेट्स सी। यस सर। दे आर इक्वल बिकॉज बेटा दे फॉर्म द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, isn't it? सर कुछ रिपीट, आपकी आवाज कट रही है। Because beta they form the resonating structure, they are the two canonical structure of SO2. ये ओके यस। ओके, तो आपको ये स्ट्रक्चर बना देने हैं और यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन बना देना है। क्वेश्चन नंबर 7.22 क्या कह रहा है बेटा, प्लीज बी रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 7.22 क्या बोल रहा है बेटा, पढ़ो जरा। हेलो, हाँ बेटा।